भारत में समय समय पर सामाजिक न्याय के अनेक योद्धा हुए हैं और उन योद्धाओं में से एक बहुत ही मजबूत प्रबल योद्धा थे छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज एक राजा होते हुए भी सामाजिक न्याय के साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के भी प्रबल पक्षधर थे। राजा होते हुए वो चाहते थे कि समाज में बदलाव आए, समाज में परिवर्तन आए। क्यों? क्योंकि वो महसूस करते थे कि समाज में जड़ता थी, समाज में कुछ लोग संसाधनों पर काबिज थे, कुछ लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर थे, उनके पास हक अधिकार नहीं थे। इसलिए साहू जी महाराज सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, समाज में बदलाव चाहते थे ताकि एक समता मूलक समाज बन सके। क्योंकि वह समाज समता मूलक नहीं था, असमानता से भरा हुआ था, भेदभाव पर आधारित था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी की, तरफदारी की और अपने शासन काल में सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने के ठोस कदम उठाए। वे शूद्रों और अति शूद्रों, उस समय शूद्रों और अति शूद्रों का मतलब है कि आज के दलित और पिछड़े, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था। ये बात 19वीं शताब्दी की है। तो उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण। लेकिन शूद्र में भी कुछ ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जिसे अति शूद्र का नाम दिया गया, अर्थात वो शूद्रों में भी शूद्र बना दिए गए और बाद में वो लोग अछूत, दलित जैसे संज्ञाओं से जाने जाते रहे। तो छत्रपति साहू जी महाराज इन वर्गों की भलाई के लिए काम करना चाहते थे और उन्होंने अपने शासनकाल में उनकी भलाई के लिए कुछ विशेष काम भी किए। छत्रपति साहू जी महाराज भेदभावपूर्ण एवं विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं रखते थे और वो इसके घोर विरोधी भी थे। समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता में उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी लोग समान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जाति का जो ये भेदभाव है ये व्यर्थ है, निरर्थक है और समाज के आगे बढ़ने में रुकावट है। ऐसी सोच, ऐसी विचार की छत्रपति साहू जी महाराज की थी। वह उस समय के सबसे महान राजा अर्थात कोल्हापुर के महाराजा थे। दरअसल वैचारिक रूप से साहू जी महाराज सामाजिक न्याय के प्रबल योद्धा और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, जिन्हें क्रांति सूर्य कहा जाता है, क्रांति सूर्य ज्योतिराव गोविंदराव फुले के अनुयायी थे। वो उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। यही कारण था कि वो सामाजिक न्याय के महत्व को समझते थे, क्योंकि उन्होंने ज्योतिराव गोविंदराव फुले को देखा, उनके बारे में जाना और उनके बारे में समझा, उनके विचारों को पढ़ा, तब जाकर के उनकी ऐसी विचार की बनी। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो साहू जी महाराज का जन्म आज ही के दिन अर्थात 26 जून 1874 को कागल के घाटगे परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम यशवंत था, उनके पिता का नाम जयसिंह राव और उनकी माता का नाम राधाबाई था।
कोल्हापुर के राजा शिवाजी महाराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी राधा आनंदीबाई 17 मार्च 1884 को यशवंत राव को उन्होंने गोद लिया और उनका नाम साहू रखा। 1889 से 1893 तक 4 वर्षों की अवधि के दौरान साहू महाराज धारवाड़ में शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना शारीरिक विकास अर्जित करते हैं। महाराज की यह शिक्षा राजकोट और धारवाड़ में ही हुई, जो कि अब गुजरात में है। उनकी उच्च शिक्षा के लिए महल में ही व्यवस्था की गई थी। उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश अधिकारी सर स्टुअर्ट फ्रेजर को सौंपी गई थी। अगर उनकी हम आगे की शिक्षा की बात करें तो राजकुमार यानी कि साहू जी महाराज कॉलेज राजकोट और धारवाड़ में गए, यानी कि जो उनकी कॉलेज की शिक्षा थी वो राजकोट और धारवाड़ में ही हुई। अध्ययन और शैक्षिक यात्रा से प्राप्त ज्ञान के कारण साहू के व्यक्तित्व का विकास हुआ और वो ऐसे बने जिन्हें आज जाना जाता है, जिस रूप में उन्हें जाना जाता है। तो इसके लिए उनकी शिक्षा भी एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का भी योगदान था। 1889 से और 1893 के दौरान, ये देखिए वो समय 1893 जब बाबा साहब का जन्म हो चुका था, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हो चुका था 1891 में। तो ये वो क्रूशियल पीरियड 1889 से 1893 के दौरान उन्होंने अंग्रेजी, विश्व इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान साहू जी ने 1 अप्रैल 1891 को बड़ौदा के गुनाजी राव खानविलकर की बेटी लक्ष्मीबाई से शादी की। देखिए वही अप्रैल का महीना और वही साल 1891 जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891। तो उससे कुछ दिन पहले ही, उनके जन्म से कुछ दिन पहले ही इनकी शादी होती है 1 अप्रैल को। और उस वक्त उनकी जो पत्नी बनी लक्ष्मीबाई, उनकी उम्र महज 12 वर्ष थी, क्योंकि उस समय ऐसे ही शादी होती थी, कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अगर उनके राज्याभिषेक की बात करें तो उनका राज्याभिषेक 20 वर्ष की आयु में अप्रैल के महीने में ही 1894 में हुआ था। 1874 में उनका जन्म हुआ तो 1894 में उनका राज्याभिषेक हुआ। वे 1894 से लेकर 1922 तक अर्थात 28 सालों तक वो कोल्हापुर के राजा रहे। तो ये उनके आरंभिक जीवन के बारे में उनका वृत्तांत है। अगर हम बात करें उनके सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान की, तो वो बहुत ही अद्भुत, उत्कृष्ट और बहुत ही अप्रतिम, अद्वितीय था। सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में साहू जी महाराज ने समानता को बढ़ावा दिया। साहू जी महाराज अपने साथी लोगों के बहुत करीब थे। अपने शासनकाल में उन्होंने समानता को प्रोत्साहित किया, जाति आधारित भेदभावपूर्ण व्यवस्था को मिटाने और समता मूलक एवं समावेशी समाज बनाने के लिए आरक्षण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। यानी कि साहू जी महाराज को आरक्षण व्यवस्था का भी जनक माना जाता है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। मानवता की प्रगति सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अपने सभी राज्यों में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की। देखिए कितना बड़ा विजन था उनका, कितना बड़ा दृष्टिकोण था कि वो शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे मानवीय विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। इसलिए उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया और उसको मुफ्त भी कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग मुफ्त भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनके ऊपर जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था चालू की। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत उनका कदम था, ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करने का एक अनूठा कार्य किया। और अगर हम बात करें उनकी शिक्षा के इस कार्य की, तो इससे समाज में जो लोग वर्चस्ववादी थे वो इसको पसंद नहीं कर पाए, वो तिलमिला गए।
सामंती, विषमतावादी एवं मनुवादी लोगों में काफी बेचैनी फैल गई कि ये हो क्या रहा है, राजा ऐसा कर क्यों रहे हैं कि ये पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अब बढ़ाने का इन्होंने कानून बना दिया, इससे तो हमारा वर्चस्व टूट जाएगा। तो यही वर्चस्व को तोड़ने का योगदान जो है वो साहू जी महाराज ने दिया, अपने राजा रहते हुए एक शासक के तौर पर कानून के माध्यम से। इसके बाद उन्हें हम वंचित वर्गों की बेहतरी और उत्थान के लिए मजबूत इरादों वाला व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं। साहू जी महाराज सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की बेहतरी और उत्थान की दृष्टि और मिशन के प्रति समर्पित होने के साथ साथ एक मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उद्देश्य क्या था कि वंचित वर्गों की बेहतरी करनी है, वंचित शोषित का उत्थान करना है, ये उनका मिशन था। उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और उसी के लिए अथक परिश्रम भी किया उन्होंने। और जब तक जिए उन्होंने वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए काम किए। उन्होंने जातीय अलगाव यानी कि जो कास्ट सेपरेशन की व्यवस्था बनी हुई समाज में, उसको भी वो तोड़ते हैं। उसके लिए भी उन्होंने कुछ ठोस कानूनी प्रावधान किए। उन्होंने जातीय अलगाव और अमानवीय ढंग से घोषित की गई तथाकथित निचली जातियों के शोषण की व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में भी ठोस कार्रवाई की। एक तथाकथित निचली जातियां, जिनको निचला होने का ठप्पा लगा रखा था कि निचली जातियां हैं, दे आर लोअर कास्ट्स, उन निचली जातियों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए और उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए पहली बार ज्ञात आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की। वह दो महान स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा ज्योतिबा फूले और अगरकर से बहुत प्रभावित थे। उस समय अगरकर भी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय, क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम भी चल रहा था। तो उनसे उनको काफी प्रेरणा मिली, अगरकर साहब से। महाराज आधुनिक सोच रखने वाले दूरदर्शी राजा थे, जो शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए सदैव चिंतित रहते थे। एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति, जिनके मन में चिंता रहती थी कि मैं कैसे पिछड़ों का उत्थान करूं, कैसे मैं गरीबों को मजबूती प्रदान करूं। तो ये वो राजा थे जो गरीब के पक्ष में खड़े थे। हालांकि अधिकतर राजा जो है वो सबल के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम राजशाही की बात करें, जब राजशाही हुआ करती थी, तो ऐसे भी राजा हुए जो सबल के साथ खड़े रहते थे। निर्बल के साथ उनका कोई खास लेना देना नहीं होता था। निर्बल का शोषण हो रहा है तो होने दो। लेकिन एक राजा का नाम आता है, वो तो सम्राट थे, सम्राट अशोक, जिनको अशोक महान भी कहा जाता है। उन्होंने भी कुछ ऐसे जन कल्याणकारी कार्य किए, लोगों को गरीबी गुर्बत से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। और वही काम छत्रपति साहू जी महाराज 19वीं और 20वीं शताब्दी में करते हैं। अपने राज्याभिषेक से लेकर और जब तक वो रहे तब तक उन्होंने सामाजिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत ही प्रभावकारी निर्णय लिए। जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था को साहू जी महाराज देशभक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट मानते थे। साहू जी महाराज जाति व्यवस्था के काफी खिलाफ थे। वे जाति व्यवस्था को देशभक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे। वो कहते थे कि देशभक्ति लोगों को देशभक्त बनने से रोकती है जाति प्रथा, जाति व्यवस्था। क्योंकि जिन लोगों के साथ का शोषण होता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनको उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है जाति की वजह से, वो लोग कैसे अपने
मन में देशभक्ति का भाव पैदा करें, क्योंकि जब उनको सम्मान ही नहीं मिलता है, उनको आदर सत्कार नहीं मिलता है, उनको दुत्कार और फटकार मिलती है, किसकी वजह से? जाति की वजह से। तो ये जाति व्यवस्था जो है वो देशभक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए वो जाति को ही तोड़ना चाहते थे। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि वही काम वो कर रहे थे जो बाबा साहब ने बाद में किया। बाबा साहब भी जाति व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी कि बाबा साहब ये मानते थे कि देश की जो तरक्की है, देश का जो विकास है, उसके मार्ग में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो जाति है। लोगों की एकता, लोगों के मन में प्रेम, विश्वास, भाईचारे की जो भावना है, उसको रोकने के मार्ग में जो रोड़ा है वो जाति है। इसलिए वो जाति को तोड़ना चाहते थे और वही काम साहू जी महाराज करना चाहते थे। He was also determined to dismantle the system of caste. जाति को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, वे इस बात को भली भांति जानते थे कि जाति व्यवस्था सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की रचना की घोर विरोधी है, और जब तक जाति और जाति व्यवस्था रहेगी समाज एकजुट नहीं हो सकता। और ये बाबा साहब ने कहा बाद में कि सामाजिक एकता के मार्ग में रुकावट है जाति, इसलिए समाज को एकजुट करना है तो हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं समुदाय के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि जातिगत भेदभाव को तोड़ना वांछनीय है। इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी टू डिसमेंटल द कास्ट सिस्टम फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो ये उनका विजन था, ये उनका दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जाति रखना, जाति की बात करना पाप है। देखो कितनी बड़ी बात, जो बिल्कुल धर्म शास्त्रों के खिलाफ, एक तरह से बड़ी क्रांति थी। राजा क्रांति कर रहा है, एक राजा होकर के धर्म शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा है, कहता है कि जाति की बात करना पाप है, जबकि धर्मशास्त्र जाति की पुष्टि करते कि राह में एक रोड़ा है, एक बाधा है। इस जागरूकता को ध्यान में रखते हुए इसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अतः ये उल्लेखनीय है कि जातिवाद के बढ़ने और जाति व्यवस्था के तीव्र होने से ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए, कुछ परिषदें बनानी होंगी, कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जो जाति को कमजोर करेंगे। इसी तरह से उन्होंने अपने जो शासन की इकाइयां थी उनको भी ये निर्देश दिए थे कि जाति व्यवस्था का असर शासकीय संस्थाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो सरकार है, जो शासन प्रणाली है, वो जाति का भेदभाव किए बिना सबको न्याय दे, सबका संरक्षण करे। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, ये सिद्धांत भी देखिए हमें छत्रपति साहू जी महाराज की शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, जो आज हमारे भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कि वो बहुत बड़े प्रेमी थे शिक्षा, और चाहते थे कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया। ब्रिटिश शासन के दौरान साहू जी महाराज ने आम लोगों को न्याय दिलाने और पिछड़े लोगों के साथ, जो पिछड़े लोग हैं उनके समग्र विकास के लिए, सामाजिक परिवर्तन को तेज करने के लिए बहुत अथक प्रयास किया। सनातनी वर्ग के विरोध के बावजूद उन्होंने दलित, जिन्हें अछूत कहा जाता था उस समय, और पिछड़े वर्गों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहू जी महाराज ने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना
जो है उत्थान नहीं हो सकता। तो इसलिए शिक्षा सबको प्राप्त करनी चाहिए, ये उनका मानना था। साहू जी महाराज ने बहुजनों की शिक्षा के प्रति उत्साह दिखाया। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया, उसका कानून बनाया। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो हमारे संविधान का हिस्सा है कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। अब हमारे संविधान का अनुच्छेद 21A इस तरह की व्यवस्था करता है। 21 आर्टिकल 21A that was added into the constitution by 86th amendment। इसके साथ ही ये व्यवस्था उन्होंने इसलिए की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ताकि शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना उत्थान कर सकें। यदि वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो फिर उनको समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में बहुत मदद मिलेगी। यानी शिक्षा और सम्मान, समाज में सम्मान मिलेगा तो उसका ज्यादा शिक्षा से बहुत बड़ा कनेक्शन है कि शिक्षित व्यक्ति को समाज ज्यादा सम्मान देता है। ये अलग बात है कि बाबा साहब को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, शिक्षित होते हुए भी उन्हें सम्मान समाज से नहीं मिला। बहुत लंबे समय तक, उनके आखिर के वर्षों में उनको शायद वो थोड़ा बहुत सम्मान मिला, लेकिन जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने पिछड़े वर्गों के शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाते हुए 500 से 1000 गांव लोगों की आबादी वाले गांवों की, यानी कैसे गांव जिनमें 500 से 1000 लोग तक रहते हैं, वहां के गांवों में स्कूल खोले। सभी बच्चे विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए उन्होंने बहुत ही कारगर योजना बनाई, ठोस कार्यनीति बनाई। उन्होंने नीति बनाई कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं उनसे प्रति माह 1 रुपया शुल्क लिया जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा। या तो बच्चों को भेजो, नहीं तो जुर्माना भरो, 1 रुपया हर महीना भरो। कितनी जबरदस्त नीति थी। काश ऐसी नीति आज बने कि सरकार ये नीति बनाए कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं वो जुर्माना दें। कितने आगे थे साहू जी महाराज। आज से लगभग अगर हम बात करें तो 100 साल से ज्यादा का समय हो गया, 100 से ज्यादा साल का समय हो गया, और उस समय वो ऐसी सोच रखते थे। उन्होंने कोल्हापुर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया। साहू जी महाराज महिला शिक्षा के भी प्रबल हिमायती थे। वो चाहते थे कि लड़कियां भी पढ़ें, क्योंकि लड़कियां, महिला भी समाज का एक हिस्सा है और समाज का हिस्सा होने के नाते लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। उनकी सोच थी कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। ये भी एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, और ये विचार भी उनको प्रेरणा जो है वो कहां से मिलती है? वो मिलती है फूले साहब से, ज्योतिबा फूले, क्योंकि उन्होंने भी महिला शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनका अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर। लैंगिक भेदभाव के वो खिलाफ थे और महिला प्रगति के पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए एक शाही फरमान जारी किया। साहू जी महाराज समता और सामाजिक समावेशीकरण के प्रबल समर्थक थे और सभी लोगों के घुल मिलकर रहने के, वो सब लोग समाज में घुल मिलकर रहें, इसमें विश्वास करते थे। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए। छुआछूत को खत्म करने के लिए वो क्या था कि उन्होंने देखा वे अछूतों को भी अन्य लोगों की तरह के साथ पढ़ते लिखते और तरक्की करते देखना चाहते थे। देख कितना विजन था, क्या दृष्टिकोण था। यानी कि अछूत भी ऐसे ही पढ़े लिखे जैसे और लोग पढ़ते लिखते हैं, और वो भी वही तरक्की और विकास करें जैसे कि और लोग कर रहे हैं। इसलिए 1919 में 1919 उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अछूतों और अन्य जातियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने की प्रथा चली आ रही थी। पहले अंग्रेजों के टाइम में ही हालांकि ये व्यवस्था बनी, उससे पहले तो
अछूतों को स्कूल में जाने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के समय में कुछ स्कूल खुले अछूतों के लिए, लेकिन वो अलग होते थे अछूतों से। तो साहू जी महाराज ने उस व्यवस्था को खत्म करके अब एक कॉमन स्कूल खुलवा दिए कि भाई सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे, कोई अलग अलग स्कूल नहीं होंगे। तो कानूनी रूप से जो अलग अलग स्कूल खोलने की प्रथा चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया। छुआछूत समाप्ति तथा सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए यह साहू जी महाराज का बहुत ही उत्कृष्ट और अनूठा कार्य था। अस्पृश्यता उन्मूलन का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतरीन एक तरीका था। साहू जी महाराज, जैसे कि मैंने पहले बताया, आरक्षण प्रणाली के जनक माना जाता है उन्हें। उन्होंने पिछड़ों को शासन व्यवस्था में भागीदारी देने के लिए एक शाही फरमान जारी किया। इन्होंने देखा कि जो शासन व्यवस्था है उसमें पिछड़े लोग है ही नहीं, अधिकतर जो है वो सवर्ण जाति के लोग हैं और उनमें भी ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा हैं। तो उन्होंने इस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सबकी भागीदारी हो, जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो। तो वर्तमान समय में आरक्षण प्रणाली भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है। भारत का संविधान आरक्षण की व्यवस्था करता है, जिस पर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। आज भी बहुत सारे लोग इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं और इसे खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और वंचितों की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी तथा उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, उन्हें हिस्सेदारी प्रदान करती है। परंतु सामान्य वर्ग के अधिकांश लोग इसको स्वीकार नहीं करते और इसे समझौता मानते हैं कि ये तो भाई योग्यता के साथ समझौता है, कुछ इस तरह के तर्क देते हैं। लेकिन वो योग्यता के साथ जो समझौता उस वक्त कहाँ चला जाता है जब पेपर लीक होते हैं और जो जिनको कुछ नहीं आता वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। कैसे? पेपर लीक करवा के, या फिर साठगांठ नौकरी में साठगांठ करके नौकरी पा जाते हैं, तब वो योग्यता पता नहीं कहां चली जाती है। भारतीय संविधान में आरक्षण प्रणाली को शामिल किए जाने से पहले इस नीति को पहली बार एक युवा महाराज, बहुत यंग उम्र थी उनकी, साहू जी महाराज की। साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत के शासक के तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सेवाओं में, यानी कि स्टेट सर्विसेज पे 50% पदों के आरक्षण के आदेश जारी किए। कहा कि 50% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द बैकवर्ड्स। ये उन्होंने एक शासन आदेश जारी किया 26 जुलाई 1902। 26 जुलाई 1902 बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहां से उनके जो आगे बढ़ने का जो एक अवसर उनको मिला था। साहू जी महाराज, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को शुरू करने की जो श्रेय है वो साहू जी महाराज को जाता है। गैर ब्राह्मणों को आरक्षण का आदेश जारी करते हुए साहू जी महाराज भारत में आरक्षण प्रणाली के जनक बन गए। कोल्हापुर राजपत्र में एक प्रशासनिक आदेश पारित किया गया जिसने पूरे ब्रिटिश भारत को झकझोर कर रख दिया कि ये कैसा आदेश है, एक राजा का कैसा आदेश, क्योंकि बहुत अटपटा आदेश लगा उस समय। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, महामहिम को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस आदेश की तिथि से रिक्तियों का 50% पिछड़े वर्गों में से भर्ती द्वारा तय किया जाएगा। उन सभी कार्यालयों में जिनमें पिछड़े वर्ग के अधिकारियों का अनुपात वर्तमान में 50% से कम है, उन वर्गों के सदस्यों को अगली नियुक्ति दी जाएगी।
ये शासन आदेश था पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सरकारी सेवाओं में सुनिश्चित करने के लिए। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कह सकते हैं कि उस समय अविश्वसनीय कदम था कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसा भी राजा ने आदेश दिया है। इसी तरह से अगर हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो उन्होंने उनके लिए भी कुछ ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें महत्वपूर्ण कदम है कि पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को वो मान्यता देते हैं 1917 में अपने राज्य में, और बाल विवाह को रोकने के वो प्रयास करते हैं कि जो बचपन में शादी होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से लड़कियों की। धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध थे और देवदासी तथा भारतीय समाज की बहुत ही घिनौनी प्रथा, जो कि देवदासी प्रथा थी, जिससे धर्म के नाम पर महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था, उसे भी उन्होंने समाप्त करने के लिए प्रयास किए। 1920 में साहू जी ने देवदासी प्रथा, जो कि भगवान को लड़कियों की पेशकश की करने की प्रथा थी कि लड़कियां ईश्वर को समर्पित कर दी जाती थी और वो ईश्वर को ही अपना पति स्वीकार कर लेती थी और उसकी दासी बन जाती थी, उस प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने वाला कानून पेश किया 1920 में। कितने क्रांतिकारी कदम साहू जी महाराज ने उठाए। अगर बात करें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साहू जी महाराज की, तो उन दोनों का भी आपस में बहुत कनेक्शन है, क्योंकि समकालीन थे ये। बाबा साहब भी उस समय पैदा हो चुके थे। तो बाबा साहब को भी उन्होंने काफी वित्तीय सहायता प्रदान की। डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा और उनके अखबार के लिए उन्होंने वित्तीय सहायता दी। एक दूरदर्शी के विचारक के रूप में साहू जी महाराज समावेशी शिक्षा के प्रबल हिमायती थे, इंक्लूसिव एजुकेशन, और समाज के निर्बल एवं पिछड़े वर्गों को शिक्षा के माध्यम से विकास की धारा में समाहित करना चाहते थे। एक शासक के साथ साथ वे एक जन कल्याणकारी विचारक भी थे। उन्होंने न केवल पिछड़े और दलितों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने मूक नायक अखबार, बाबा साहब ने एक अखबार शुरू किया था मूक नायक अखबार के लिए भी उनकी मदद की। साहू जी ने डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक सहायता की। जब 4 सितंबर 1921 को डॉक्टर अम्बेडकर ने साहू जी महाराज को पत्र लिख करके अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने की मांग की, तो साहू जी महाराज ने उनकी मदद की। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साहू जी महाराज ने न केवल सामाजिक न्याय के लिए अपने तरीके से काम किया, बल्कि उन्होंने इसे अपने दिल की गहराइयों से प्रचारित भी किया। एक राजा होने के नाते उन्होंने बहुत साहसिक निर्णय लिए और पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कई नीतियां बनाई, कुछ नई शुरुआत की। निसंदेह साहू जी महाराज ने जाति व्यवस्था और जातिगत भेदभाव का विरोध करके समता और सामाजिक न्याय की प्रखर आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने सदियों से चली आ रही भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवस्था से भारतीय समाज को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। और उसके बाद साहू जी महाराज के उस सपने को, उस कारवां को आगे बढ़ाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से साहू जी महाराज के सपनों का भारत बनाने की दिशा में भरपूर कोशिश की। एक समाज कैसा ना, समता मूलक समाज बने। यह बाबा साहब तथा अन्य महापुरुषों की बदौलत है कि आज जातिगत भेदभाव संवैधानिक एवं कानूनी रूप से निषिद्ध है और दलित एवं पिछड़े एवं महिलाएं कुछ हद तक सम्मानित जीवन जी रही हैं। छत्रपति साहू जी महाराज का जीवन और योगदान हमें सामाजिक न्याय, समावेशी एवं समतामूलक समाज बनाने की दिशा में अद्भुत प्रेरणा देता है। उनकी मानवतावादी वैचारिकी बहुजन समाज को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। वास्तव में साहू जी महाराज समेत सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के समस्त
योद्धाओं के प्रति बहुजन समाज सदैव ऋणी रहेगा, उनका आभारी रहेगा, जिनके प्रयासों से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, उनके अंधेरे जीवन में रोशनी आई। छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन और योगदान के बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो उनसे जुड़ी हुई और किताबें आप पढ़ें। साथ ही मैंने भी एक पुस्तक लिखी है सामाजिक न्याय के विषय पर। पुस्तक का शीर्षक है भारत में सामाजिक न्याय, डॉक्टर अंबेडकर और अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज का भी एक चैप्टर है, एक पार्ट है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। यह पुस्तक नोशन प्रेस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और साथ ही साथ अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, ताकि छत्रपति साहू जी महाराज जैसे योद्धाओं की जीवनी, उनका योगदान, उनका संघर्ष लोगों तक पहुंचे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है सामाजिक न्याय की आवाज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय छत्रपति साहू जी महाराज।